प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इसमें रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बहुपदों को शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि बहुपद में केवल एक ही पक्ष होते थे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। इस वाले समीकरण में भी आप देखें तो इसमें एक LHS दिया हुआ है और दूसरा RHS दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात समीकरण में बराबर का चिन्ह जो है अवश्य रहता है। और कह रहा है कि दो चर वाले, तो दो चर का मतलब इसमें अगर हम एक x लेते हैं तो दूसरा मान y लेंगे, ठीक है। अगर एक चर कहता तो केवल हम x या y या z कोई भी मान ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो चर कह रहा है, इसलिए हम x और y लेंगे। और रैखिक समीकरण की बात करता है तो जिस समीकरण का घात एक होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x का घात एक है, y का भी घात एक है। इसमें भी आप देख रहे हो कि x का घात एक है और y का घात एक है। अर्थात ये दोनों जो हैं रैखिक समीकरण हैं और ये रैखिक समीकरण के जो हैं मूल रूप हैं, ठीक है। अब आइए इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समीकरण को हल करना। तो समीकरण को हल करने की दो विधियाँ हैं। एक विधि है बीजगणितीय विधि और दूसरा है ज्यामितीय विधि या ग्राफीय विधि। तो देखिए, बीजगणितीय विधि में जब भी हम देखेंगे तो इसमें वो इस रूप में रहेगा और इसको हल करने की 5 विधियां हैं। अर्थात बीजगणित को हल करने की 5 नियम हैं। पहला नियम है हमारा प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा है लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, इसे हम अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। तीसरा है हमारा तुलनात्मक विधि, जिसे इंग्लिश में कंपैरिजन मेथड कहेंगे। चौथा है हमारा अनुपात निर्णय विधि, जिसे इंग्लिश में रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड कहेंगे। और पांचवा है वज्र गुणन विधि, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानेंगे। अब हम यहाँ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कक्षा 9 में ही पढ़ लिया है कि एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। पहली संभावना, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी संभावना हो सकता है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समानांतर हैं। और तीसरी संभावना ये है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो आप देखें कि जब भी आप दो रेखा लेंगे, मान लीजिए एक ये रेखा है और एक और रेखा ले लेते हैं ये वाला रेखा, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, जैसे हमने रेखा में दिखाया है, ठीक है। या वो इस तरह से जाएंगी, मान लीजिए अगर ये P रेखा है तो ये आपका Q रेखा हो जाएगा। ये दोनों कहीं तक आप इधर बढ़ा लें या इसको इधर बढ़ा लें, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, अर्थात ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये क्या होंगी? समानांतर होंगी। उसी तरह से अगर हम दो रेखाओं को ले लें, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो वो क्या कहलाती हैं? समपाती। अब हम प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान उम्र जो है, आफताब की वर्तमान
उम्र नहीं है, यहाँ पे आयु कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, आयु मानेंगे। x वर्ष तथा उसकी पुत्री है, तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्योंकि अभी हम दो चर पढ़ रहे हैं, इसलिए एक x मानेंगे एक मान, तो दूसरा मान हम y मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, हमारा प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो अगर आज आफ्ताब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व वो x - 7 साल का हो जाएगा। उसी तरह से उसकी पुत्री, अगर आज उसकी पुत्री की उम्र जो है y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री y - 7 वर्ष की हो जाएगी। अब अगर ये आफ्ताब की उम्र है और ये उसकी पुत्री की उम्र है, तो एक पुत्री अपने पिता की उम्र के बराबर कभी नहीं हो सकती, इसलिए जब हम बराबर करेंगे तो उसकी पुत्री के उम्र में गुना करेंगे, ताकि आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु एक समान हो जाए। अब इसे आप क्या करेंगे, x - 7 है तो x - 7 लिखेंगे। ये 7 जो है y से गुना करेगा, तो यहाँ 7y हो जाएगा और ये -7 सते 49 हो गया। अब आप इसे x यहाँ प्लस में 7y है तो इधर आके माइनस में 7y हो जाएगा। फिर यहाँ -7 है तो -7 लिखेंगे। उसके बाद ये -49 है तो इधर आके +49 हो जाएगा। आप यहाँ बराबर 0 लिखोगे। फिर अब आप क्या करेंगे, यहाँ x - 7y है तो x - 7y रहने दें। उसके बाद ये आपका 49 से 7 जाएगा तो यह 42 हो गया, इतना बराबर 0। एक समीकरण आपका मिल गया। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से लेंगे, यानी कि दोबारा हमारा प्रश्न और कुछ कह रहा है, इसलिए हम लेंगे पुनः प्रश्न से। फिर आफ्ताब की आयु जो है x वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु, तो यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब है x + 3। और फिर आज उसकी पुत्री जो है y वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद वो y + 3 वर्ष की हो जाएगी। अब पुत्री और आफ्ताब दोनों की आयु अगर बराबर करना है, तो यहाँ कहता है कि 3 गुनी आयु का, तो हम क्या करेंगे, उसकी पुत्री में 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद अब आप इसे हल कर लें। x + 3 का x + 3 हो जाएगा, 3 में y से गुना होगा तो 3y और +3 तिहाई 9, क्योंकि ये 3 में गुना करेगा। फिर आपका ये x + 3 का x + 3 लिख दें। ये 3y प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये 9 प्लस में तो इधर आके माइनस में, बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें x का x, ये -3y हो जाएगा और ये 3 से 9 घटाएंगे तो ये हमारा -6 हो जाएगा, बराबर 0। तो दूसरा समीकरण आपको मिल गया। तो ये कह रहा है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप लिखेंगे अतः x - 7y + 42 = 0। और दूसरा आपका आया है x - 3y - 6 बराबर 0। तो ये जो मान आए आपके, ये दोनों बीजगणितीय रूप थे। अब आपको इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए आप यहाँ x - 7y और ये प्लस 42 जो है बराबर 0, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन इसमें स्वतंत्र है। तो हमारा x स्वतंत्र है, तो x को यहीं पे रहने देंगे, और 7y जो है माइनस में है, बराबर के इस पर आके वो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो यहाँ आके बराबर के इस पर माइनस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ जब भी बनाना हो तो उसके लिए सारणी चाहिए। ठीक है। तो ये भी आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कम से कम 3 खंड लेते हैं, एक में x का मान, एक में x और दूसरे में y लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर
y का मान अगर 6 ले लें, y का मान 6 ले लें तो ये 6 7 42 हो जाएगा और 42 से 42 जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके जगह पे मतलब y के जगह पे अगर आप 5 ले लेते हैं तो ये 5 7 35 हो जाएगा और 35 से जब हम 42 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7। तो एक से तो हमारा डेटा तैयार हो गया। दूसरा समीकरण हमारा ये है x - 3y - 6 = 0। तो आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके फिर प्लस में हो जाएगा। इसके लिए भी आप एक सारणी तैयार करोगे। सारणी तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे और इस वाले खंड में x और दूसरे वाले खंड में y लेंगे। उसके बाद आप अगर यहाँ पर y का मान 0 ले लें, y का मान हमने क्या लिया 0, तो ये 3 0 0 हो जाएगा और 0 में 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 मिलेगा। उसके बाद अगर हम y का मान -1 ले लें तो -1 में अगर हम 3 से गुना करें तो -3 हो जाएगा और -3 में +6 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ले लेंगे और ग्राफ पर हम पहले ही इसमें एक x अक्ष ले लेंगे और दूसरा हमारा y अक्ष हो जाएगा। ये दोनों जहाँ काटेंगे वो हमारा मूल बिंदु होगा और ये जो मोटे मोटे लाइन हैं इन्हें हम 1 2 3 4 5 6 करके ले लेंगे। आप जानते हो कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। उसी तरह से मूल बिंदु से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो सारी दूरियां धनात्मक होंगी और नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें x का मान 6 लेना है और x का मान 0 लेना है और y का मान 6। तो आपका x 0 यहीं पे हो जाएगा और y का मान 6 प्लस में है तो आपका ये यहाँ पे है। तो एक बिंदु आपका ये मिल गया। उसके बाद इसमें जब हम देखें तो यहाँ x का मान हमारा -7 है तो ये 5 तक ही हमने लिया है तो ये आपका 6 है माइनस में और ये वाला मान जो है -7 है। तो -7 लेना है x अक्ष पे और y अक्ष पे 5 लेना है। तो ये हमारा यहाँ -7 और y अक्ष पे आपको +5 लेना है। ये दोनों ऐसे जाएंगे और ये यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये दोनों मिलेंगे हम क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों को मिला देंगे। स्केल की सहायता से इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा ये डेटा है आप देखें यहाँ x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो x का मान 6 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान 0 यहाँ पे होगा, अर्थात वो बिंदु यही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि x की जगह पे 3 और y की जगह पे -1 लेंगे। तो x का मान 3 तो ये 3 ये है और y का मान -1 ये है। तो ये ऐसे चलेगा और ये वाला ऐसे, ये दोनों आकर के यहाँ पे मिलेंगे इस वाले बिंदु पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, तो आप इसे जैसे मैंने मिलाया वैसे आप मिलाएंगे। आप इन रेखाओं के कुछ नाम भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये ग्राफीय निरूपण हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसे भी हमें बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। यहाँ 3 बल्ला और 6 गेंद की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत क्या है। तो चलिए मानते हैं। माना कि
एक बल्ला की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत हमारा y रुपये हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा ये दो चर वाला है, इसलिए आप इसमें हमेशा दो चर ही लेंगे। अब क्या करना है, हम यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे और प्रश्न में जो बात कही जा रही है उसे लिखेंगे। तो देखिए, एक बल्ला की कीमत ना x रुपये है, तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा 3x। उसी तरह से एक गेंद की कीमत y रुपये है, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा 6y, और ये दोनों मिला के 3900 रुपये के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि 3900 रुपये में। तो आप इसे 3x प्लस 6y और ये प्लस में है तो बराबर के इस पार ये आके माइनस में हो जाएगा, 3900 बराबर इधर 0 बचेगा। इस तरह से आपका ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब हम फिर क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, क्योंकि हमारा अब प्रश्न कुछ और कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ला अर्थात x रुपये का तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें अर्थात ये हमारा हो जाएगा 2y, क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 2 गेंद की कीमत क्या हो जाएंगी 2y, और ये पूरा कितने का है 1300 का है, तो आप 1300 लिखेंगे। फिर अब आप इसे x प्लस 2y और ये प्लस में 1300 है बराबर के इस पार, तो यहाँ बराबर के इस पार जब आएगा तो ये माइनस में 1300 हो जाएगा और बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण 2 हमारा मिल गया। अब आप इसे लिख सकते हो कि 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0। दूसरा है हमारा समीकरण x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। तो इस तरह से ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा तैयार करना होगा दोनों के लिए अलग अलग। तो हम यहाँ 3x प्लस 6y माइनस 3900 है पहले समीकरण में, तो इतना बराबर 0 लिखेंगे, और यहाँ आप 3x बराबर लिखिएगा, ये 3900 आपका प्लस में हो जाएगा और यहाँ माइनस में हो जाएगा 6y। फिर अब आप यहाँ पे x बराबर जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3900 माइनस 6y बाई 3। अगर आप इसमें 3 से भाग दें तो ये हमारा 13 तिया 39 अर्थात 1300, ये 3 दूनी 6 यानी कि 2y हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे इसके लिए। इसमें आप x ले लें और यहाँ y ले लें। सारणी में x और y के लिए कम से कम 2 मान होने चाहिए। 2 मान रहेगा तभी हमारा ग्राफ बन सकता है, अन्यथा ग्राफ नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ 2y है तो अगर हम यहाँ पे y के जगह पे 500 ले लें तो ये हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1300 से 10 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 300 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 400 ले लें, y का मान 400 ले लें तो ये 4 दूनी हो जाएगा 800, 1300 से 800 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 500। एक सारणी तो हमारा तैयार हो गया। दूसरे समीकरण के लिए हम दूसरी सारणी तैयार करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। तो आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1300 और माइनस 2y। चलिए तो इसके लिए सारणी तैयार करते हैं। आप यहाँ x और यहाँ y लिखेंगे, ठीक। अगर आप इसके जगह पे 600 ले लें, y के जगह पे 600, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 1200, 1300 से जब 1200 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100। अगर हम यहाँ पर 500 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, यानी 1300 में से 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 300। इस तरह से आपका एक सारणी यहाँ तैयार हो गया।
दूसरा सारणी यहाँ तैयार हो गया। अब चलिए हम ग्राफ पे चलते हैं। अब आप इसे ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। और आप यहाँ देखें कि यह x की जगह पे 300, 500, इस वाले सारणी में x की जगह पे 100 और 300 है। उसी तरह से y में 500, 600, फिर 500, फिर 400 है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक ग्राफ तैयार कर लेंगे। और पहले वाला ग्राफ में जो दिखाया गया है, x अक्ष पे 300 है और y अक्ष पे 500 है। तो 300 और 500 को ले लेंगे। तो यहाँ 300 प्लस में है और यहाँ 500 प्लस में है, अर्थात 300 वैसे जाएगा और 500 वैसे आएगा। ये दोनों आकर के इस बिंदु पर मिलेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ x अक्ष पे 500 है तो 500 यहाँ है, और 400 है तो 400 आपका यहाँ है। फिर ये 500 ऐसे जाएगा और 400 ऐसे आएगा। ये दोनों आकर के यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ही दो बिंदु आपको मिलते हैं, आप दोनों बिंदुओं को क्या करें, एक साथ मिला दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखें आप, यहाँ हमारा दूसरी सारणी में x अक्ष पे 100 है और y अक्ष पे 600 है। तो हमारा ये 100 है और फिर ये y का 600, तो यानी कि 100 ऐसे ऊपर की y की ओर जाएगा और y जो है x की ओर आएगा। तो एक बिंदु हमारा ये मिल गया 100 और 600। फिर देख रहे हैं कि x अक्ष पे 300 है और y अक्ष पे 500 है। तो 500 आपका ये है, तो ये जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात अब इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी रेखा पर ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, अर्थात ये जो ग्राफ है वो संपाती होगा। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि से और ज्यामितीय विधि से व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें हल लिखने के बाद आपको ये 2 केजी और 1 केजी का मूल्य दिया हुआ है, तो आप 1-1 केजी का मूल्य पता कर लें। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो अब प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 1 केजी का अगर x रुपये है तो 2 केजी का क्या हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है तो यहाँ प्लस y, और ये दोनों मिलके कितने रुपए के हैं 160, तो ये हमारा 160 हो जाएगा। आप इसे 2x प्लस y और ये प्लस में तो माइनस में 160 बराबर आप 0 लिखेंगे। आपका ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दोबारा प्रश्न से मानेंगे, अर्थात पुनः प्रश्न से लिख के। अब आप देख रहे हैं कि बाद में 1 महीने बाद 4 केजी सेब अर्थात 4x रुपये और 2 केजी यानी कि 2y रुपये, ये दोनों मिला के कितने हो गए 300 रुपये। उसका रेट दिया हुआ है तो 300 रुपये लिखेंगे। आप यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग लग रहा है तो आप इसे 2x प्लस y बराबर ये आपका 150 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2y में 2 से भाग देंगे तो y, और 300 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 150 हो जाएगा। आप इसे 2x प्लस y और माइनस 150 बराबर 0 लिखेंगे। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया और ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0। तो जब आप y बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस में और ये 2x माइनस में हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है। इस सारणी में हम क्या करेंगे, 3 खंड करेंगे। ठीक,
इस वाले भाग में x, यहाँ y लेंगे। आप यहाँ पर x की जगह पे अगर आप 80 ले लें तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 160 से 160 जाके 0 हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर 50 ले लें तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 160 से जब 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। उसी तरह से आपका दूसरा समीकरण जो है 2x + y - 150 बराबर 0, तो यहाँ पे y स्वतंत्र है तो आप यहाँ लिखेंगे 150 और -2x। इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक सारणी तैयार करना है। तो फिर इस सारणी में भी हम क्या करेंगे, 3 खंड करेंगे। आपका यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। अब आप x की जगह पे अगर 70 ले लें तो ये 7 दूनी 14, 140, 150 से 140 जाएगा तो आएगा 10। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 60 ले लें x की जगह पे तो ये 120 हो जाएगा। 120 और 30 मिलकर होता है 150। इस तरह से आपका दोनों सारणी कंप्लीट हो गया। और ये आप y अक्ष और ये x अक्ष लेंगे और आप देखें यहाँ x का मान 60, 70, 50, 80 है और y का मान 0, 60, 10, 30 है, मतलब बड़ा मान है। तो इसलिए हमने एक cm बराबर 10 एकक ले लिया है। और आप इसे x अक्ष और y अक्ष पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और उसी तरह से y अक्ष पे 0, 10, 20, 30 ऐसे मान के, इधर माइनस में नहीं है तो 1, 2 मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें यहाँ 80 और 0 है तो x अक्ष पे 80 और y अक्ष पे 0, तो यही हो जाएगा। उसी तरह से x अक्ष पे 50 है और y अक्ष पे 60 है आपका, तो 50 यहाँ पे होगा और 60 मतलब ये वाला मान, तो ये हो गया। अब आप स्केल की सहायता से दोनों को मिला दें। उसी तरह से आप देखें कि x अक्ष पे 70 और y अक्ष पे 10, तो 70 आपका यहाँ है 10, y अक्ष पे ये है, तो दोनों आके यहाँ मिलेंगे। उसी तरह से 60 और 30 है तो x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 30, तो यहाँ मिलेंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। फिर मिलाने के बाद आप देख रहे हो कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो रही हैं, समानांतर हो रही हैं। अर्थात ये जो ग्राफ है वो समानांतर रेखाओं वाला है। इसे जब भी आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो पेंसिल की सहायता से बनाना, क्योंकि ये पेंसिल से ही बनाए जाते हैं। नहीं तो अगर आप पेन से बनाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।